तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कल के क्लास में 1 घंटा 26 मिनट का लेक्चर किया था फिजिक्स पर, और फिजिक्स पर हमने अच्छा क्वेश्चन को दिखाया था 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेने वाला है उस पर अच्छा कंसेप्ट को बताए थे। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, और कल के क्लास में हमने डिस्पर्सन ऑफ लाइट बता रहा था, और लास्ट में हमने बोला है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में थोड़ा सा बाकी रह गया है। ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड में डिस्पर्सन ऑफ लाइट बताए थे, उसके बाद में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताना है, स्पेक्ट्रम बताना है, उसके बाद में आकाश का रंग नीला होता है, यह सब वगैरह पूछ देता है। तो चलिए हमारे साथ बना रहिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, जो बोलेंगे उसको सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। लिखने का प्रयास कम करिएगा, क्योंकि लिखने में समय व्यतीत होता है ज़्यादा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन करा देंगे, जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए या मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। ठीक है, तो कल के क्लास में हमने क्या किया था, तो कल के क्लास में हमने देखा था डिस्पर्सन ऑफ लाइट कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहने का अर्थ है कि जैसे कि यह कोई प्रिज्म है। ठीक है, कल के क्लास में यहाँ से बात कराना है, कल तक यहाँ करा दिए थे। ठीक है, जो देख लिया होगा वीडियो उसको मालूम होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को पास कराया। जैसे ही व्हाइट लाइट को पास कराएंगे तो यह व्हाइट लाइट जो है ना, वह कलर बैंड में क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, या कलर बैंड में टूट जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। की सुनो पहले ध्यान से कि व्हेन रे ऑफ लाइट या व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म देन इट स्प्लाइट इनटू कंपोनेंट ऑफ द कलर बैंड इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। की जब व्हाइट लाइट क्या करता है, प्रिज्म से पास करता है तो कलर बैंड में टूट जाते हैं, उसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ स्क्रीन बना लेता हूँ, कोई दिक्कत। और यहाँ से यह 7 कलर में टूटता है, यहाँ से 7 को लेकर के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। एक ही पॉइंट से टूटता है बाबू, ऐसा ना, इसी पॉइंट से टूटेगा 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से लिखिए VIBGYOR। ठीक है, यह बन गया क्या, बिजियोर बन गया, VIBGYOR। बिजियोर बोले तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कोई दिक्कत। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और याद रखिएगा कि वायलेट जो है ना, वह मैक्सिमम डेविएट करता है, मैक्सिमम डेविएशन होता है किसका, तो वायलेट कलर का। और रेड कलर का जो है ना, वह मिनिमम डेविएशन होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है मिनिमम क्या करता है, वह डेविएट करता है। वायलेट कलर मैक्सिमम डेविएट करता है, क्यों, इसलिए क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है। जबकि रेड का वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ इसका बड़ा होता है, वेवलेंथ जो है क्या होता है, बड़ा होता है। तो लॉन्ग लिख देता हूं और इसका शॉर्ट होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि किसका वेवलेंथ जो है ना छोटा होता है, किसका बड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए तो रेड कलर को क्या किया जाता है, सिग्नल कलर बना दिया जाता है, कि ताकि क्या होगा, यह डाइवर्ट जो है ना वह कम करेगा, मिनिमम डेविएट ना करता है। देखो लिखे हैं कि मिनिमम डेविएशन, तो पूछ देगा कि वाई रेड कलर इज द सिग्नल कलर, तो बता देना बिकॉज हैज मत लगाइएगा, बिकॉज ऑफ द रेड कलर इज द मिनिमम डेविएशन एंड इट हैज लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आई बात। इसका वेवलेंथ जो है ना वह बड़ा होता है, मिनिमम डेविएट करता है, इसीलिए रेड कलर को सिग्नल कलर कहा जाता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से सवाल वगैरह पूछ लेते हैं। उसके बाद में डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बाद आता है कि जब लाइट डबल प्रिज्म से पास करेगा तो क्या होगा, खूब पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में, कोई दिक्कत। तो ध्यान से समझते चलिए बात को। ठीक है, तो लाइट पासेड थ्रू डबल प्रिज्म। ठीक है, पासेड थ्रू डबल प्रिज्म से पास करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर डबल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से यह देखो एक प्रिज्म बना लिया, कोई दिक्कत, और यहाँ से लाइट पास करा रहे हैं, सिंगल लाइट, तो सिंगल लाइट क्या करेगा, यह 7 कलर में बट जाता है। इसी को तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहने का मतलब कि कोई व्हाइट लाइट, सिंगल लाइट इंसिडेंट रे पास करता है प्रिज्म से, तो वह 7 कलरों में विभाजित हो जाती है, 7 कलरों में बट जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कई सारे कलर में टूट गया, और जो इस स्क्रीन पे कलर फॉर्म हो रहे हैं ना,
यह कलर फॉर्म हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम। ध्यान से समझते चलो बात को। कोई कोई तो सोचेगा कि स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन बोल रहे हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट में। ना बाबू, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द डिस्पर्सिंग एलिमेंट या passes through the prism, then it is applied into the color bands, ठीक है, applied into component of color bands and this color observed on the screen known as the स्पेक्ट्रम। समझ में आ रही है बात? कई सारे कलर में टूट जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और यदि वही कलर स्क्रीन पे जो फॉर्म हो रही है उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। दोनों अलग है, ठीक है, थोड़ा सा का अंतर है लेकिन अलग है। यहाँ से लाइट आया टूट गया, इसको बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कोई दिक्कत। सिंगल लाइट कई सारे कलर में बट गया, कई सारे बोले तो 7 कलर में बट गया, ठीक है, और जो यह कलर फॉर्म हो रही है स्क्रीन पे उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत? अच्छा, तो सुनो, लाइट डबल प्रिज्म से पास करेगी तो क्या होगा, यहाँ से सिंगल लाइट को हम पास कराएं तो यह लाइट क्या करेगा, कई सारे कलर में टूट जाएगा, यही ना, तो हम 3 कलर को दिखाते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ से क्या किया, फिर हमने प्रिज्म बना लिया इसको, और देखो यहाँ से फिर यह लाइट जब पास करेगा ना डबल प्रिज्म से, तो कोई एक सिंगल लाइट क्या करेगा, बाहर निकल जाएगी। यहाँ से व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट या व्हाइट रे पास कर रहा है प्रिज्म पे, और फिर डबल प्रिज्म पे जब पास करेगा ना तो क्या होगा, या सिंगल व्हाइट लाइट ही पास कर जाएंगे, या सिंगल व्हाइट लाइट ही बाहर निकल जाएंगे। कोई दिक्कत? तो इसको कैसे लिखोगे कि रिफ्लेक्शन डबल प्रिज्म से कैसे होता है, तो बता देना कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म देन इट अप्लाइड इनटू द कंपोनेंट ऑफ कलर बैंड्स एंड दिस कलर बैंड्स आल्सो पासेस थ्रू द डबल प्रिज्म देन ओनली व्हाइट लाइट रिमूव थ्रू इट। समझ में आ रही है बात? इससे क्या होगा, केवल और केवल व्हाइट लाइट ही बाहर निकलेंगे। कोई दिक्कत? तो यह था लाइट पासे थ्रू डबल प्रिज्म। उसके बाद में अगला आता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान से समझते चलो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो सुनो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहने का मतलब होता है कि व्हेन व्हाइट लाइट, या कोई भी लाइट को लीजिए, व्हाइट लाइट ही क्यों ले, इंसिडेंट लाइट भी ले सकते हैं, व्हेन इंसिडेंट रे passes through the optical medium initially then its component observed emits in all radiation in all possible direction is called a scattering of light होता है। समझो बात को कि होता क्या है, पहले समझिए, उसके बाद में लिखना होगा, तो आराम से हमारी बातों को रोक रोक करके लिख लीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। जैसे इसको हमने बोल दिया ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम बोल दिया, अब यहां से लाइट पास कर रहा है तो क्या करेगा, यह स्कैटर्ड कर जाएगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। इसी को हम लोग बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि व्हेन व्हाइट लाइट या इंसिडेंट रे पासेज थ्रू ऑप्टिकल मीडियम, वैसा मीडियम जिससे लाइट पास कर जाता है, ऑप्टिकल मीडियम, देन इट्स इमिट्स रेडिएशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहने का अर्थ है कि जब व्हाइट लाइट किसी ऑप्टिकल मीडियम से पास करता है तो वह पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर्ड करते हैं, इसी को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और 1930 में रमन साहब को इसी के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिली थी। इसका भी टाइप्स होता है कि इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है और इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत। उसके बाद में आता है रेनबो, ठीक है, कि रेनबो क्या होता है। रेनबो होता है द कलर्ड एक्ट और स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट viewed by observed इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल इज कॉल्ड रेनबो। ठीक है, लिखेंगे यह सब बात बाबू तो तुमको भी मालूम है कि अपने आप में चैलेंज होता है 1.5 घंटा में केमिस्ट्री को पढ़ा देना, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो आज केमिस्ट्री पढ़ाना है। यह सब बात कल नहीं बताए थे, आ जाएगा 1-2 नंबर में तो बता दीजिएगा, यहाँ से सवाल भी कम पूछता है, आपको भी मालूम है। ठीक है, इसके बाद तुरंत हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे। तो रेनबो क्या होता है, रेनबो होता है कि द कलर्ड एक्ट और स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट viewed by observed इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल इज कॉल्ड रेनबो। की वर्षा के बाद आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष को हम लोग क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, रेनबो के बाद आ जाता है, कभी कदाल पूछ देता है ना कि आकाश का रंग जो है ना वह नीला होता है। क्यों आकाश का रंग नीला होता है? सूर्य जो है ना वह लाल दिखता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। ठीक है, वाई सन राइजेज ड्यूरिंग सनराइजेज रेड ड्यूरिंग सनराइजेज एंड सनसेट। ठीक है, सनराइजेज और सनसेट मतलब कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज जो है ना वह लाल दिखता है। ऐसा क्यों? तो बता देना कि बाबू लाल कलर का डेविएशन कम होता है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वही हमारे आंखों तक पहुंच जाते हैं, जिसके चलते सूरज जो है ना वह आपका लाल दिखता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। ठीक है, यह भी सवाल पूछ देता है कि सूर्योदय से
5 मिनट पहले सूरज दिखाई देने लगती है, ठीक है। उसके 5 मिनट अस्त के बाद सूर्यास्त मतलब सनसेट के बाद भी 5 मिनट तक दिखते रहता है। क्यों? तो यह एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। वैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो एटमॉस्फेयर के द्वारा होते हैं उसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वाई ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, कि रात में तारे जो है वह टिमटिमाते हैं। खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है, यहाँ से सब्जेक्टिव नहीं पूछता है, तो बता दीजिएगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है ना यह ऐसा होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान से समझिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। कोई दिक्कत? तो यह सब क्या था? ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड से था। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री को देखते हैं। कोई दिक्कत? तो केमिस्ट्री को सावधानी पूर्वक ध्यान से बात को सुनिएगा, रिएक्शन को दिखाते चलेंगे, डिफिनेशन को नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, मिटा दे इसको। आइए केमिस्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। यही सब थोड़ा सा बात रह गई थी कल वाला में, लास्ट में हमने तो बोला था कि कल दिखा देंगे। कोई दिक्कत? चलिए तो ध्यान से समझते चलो बाबू। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे किसे नहीं समझ में आया वह कमेंट करेगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहेगा तो बता देना कि लाइट जब प्रिज्म से पास करती है तो कई सारे कलर में टूट जाएगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो कलर ऑब्टेन्ड होगी स्क्रीन पर। स्पेक्ट्रम स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कि जब लाइट ऑप्टिकल मीडियम से पास करती है तो क्या होता है, जितने सारे पॉसिबल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होता है, इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ से डबल प्रिज्म से क्या होगा कि व्हाइट लाइट पास करेगा तो कई सारे कलर में टूटेगा, फिर से यह प्रिज्म से पास करेगा तो सिंगल व्हाइट लाइट ही क्या होते हैं, बाहर निकाल जाते हैं। और दूसरा जो है याद रखिएगा कि वायलेट कलर मैक्सिमम डेविएट करता है क्योंकि वेवलेंथ छोटा होते हैं, और रेड कलर मिनिमम डेविएशन करता है क्योंकि वेवलेंथ बड़ा होता है। कोई दिक्कत? तो इतना बात को याद रखिएगा कम से कम। अब हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री को देखते हैं। और केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। उसके बाद में एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड की चर्चा करेंगे और केमिस्ट्री क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। किसी भी प्रकार की डाउट होगी तो रेडी है, केमिस्ट्री को स्टार्ट किया जाए। चलिए केमिस्ट्री सुनो, केमिस्ट्री, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं। केमिस्ट्री क्या होता है? तो केमिस्ट्री कहने का मतलब होता है ना कि साइंस की वैसा ब्रांच जिसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह के बारे में करते हैं, रिएक्शन के बारे में करते हैं। फादर लेवासियो को कहा जाता है। तो यह सब थोड़ी पूछेगा कि केमिस्ट्री के फादर कौन है, सीधा मुद्दे की बात करता हूं, ठीक है। तो पहला है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस, ध्यान से समझिए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। सुनो, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और फिजिकल क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्म होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। कोई दिक्कत? तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जबकि फिजिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस तो बनता है लेकिन फिर से अपने ही स्टेट में चला जाता है। कोई दिक्कत? तो इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है लेकिन अपने फॉर्म में वापस नहीं आता है, क्योंकि एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस को देखते रहते हैं। जैसे कि चावल से भात का बनना, यह आपका केमिकल चेंजेस है। दूध से दही का बनना केमिकल चेंजेस है, ठीक है। सवाल पूछता है ना कि मोम का पिघलना केमिकल चेंजेस है कि फिजिकल चेंजेस है, तो मोम का पिघलना जो है ना वह आपका फिजिकल चेंजेस है, जबकि मोम का जलना केमिकल चेंजेस है। ध्यान से समझिए बात, मोम जलेगा तो फिर से वापस नहीं आएगा, जल जाएगा, केमिकल चेंजेस। क्योंकि केमिकल चेंजेस क्या होता है, वापस अपने फॉर्म में नहीं आता हो। केमिकल चेंजेस का मतलब जो व्यक्ति मर गया वह केमिकल चेंजेस वापस लौट करके नहीं आएगा। और फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जो वापस लौट करके आ जाता है, अर्थात दुल्हन को ससुराल से मायके जाना और मायके से ससुराल आना, यह क्या होता है, आपका फिजिकल चेंजेस होती है। कोई दिक्कत? अर्थात अपने फॉर्म में चला आता है, उसी को बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपका ऑप्शन दे करके, मोम का जलना केमिकल चेंजेस और मोम का पिघलना आपका फिजिकल चेंजेस, यह सबसे ज्यादा पूछता है। कोई दिक्कत? चलिए
तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में देखो क्या है, जैसे कि हम H2 ले लिए और O2 ले लिए, यह दोनों को मिलाएंगे तो H2O हो जाएगा। बैलेंस करिएगा तो इधर 2 गो और इधर 2 गो ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 लगा लिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, कोई दिक्कत। तो यह क्या हो गया, वाटर हमारा बन गया ना नया सब्सटेंस, इसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है केमिकल रिएक्शन के दरमियान, तो सुनो, कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब होता है कि क्या क्या केमिकल रिएक्शंस के दरमियान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस क्या क्या दिखते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के दरमियान पहला जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस क्या होता है, निकलता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा होता है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। उसके बाद में तीसरा लिखते चलो, लिखेगा तो चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद में चौथा होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अब सुनो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो देखोगे ना कि इसमें से क्या होगा, गैस निकलेगा। अब कैसे गैस निकलेगा, तो सुनो बात को ध्यान से। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो देख लो केमिकल रिएक्शंस के दरमियान क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। उसी तरह से चेंज इन कलर, कलर क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। उसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर, चावल से भात बनाइएगा, केमिकल चेंजेस है, तो आप चावल का कलर देखिएगा और भात का कलर देखिएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये सब नहीं पूछेगा, इसलिए सब पर जोर नहीं दे रहे। चेंज इन टेम्परेचर में देख लो, जैसे कैल्शियम हो गया और H2O हो गया तो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हीट जो है ना वह बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया, हीट जो है वह क्या किया, एवोपरेट किया, हीट जो है ना वह रिलीज किया, डोंट बी एवोपरेट, रिलीज किया। और वैसे रिएक्शन जिससे हीट रिलीज होते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। वैसा रिएक्शन जिससे हीट क्या होता है, रिलीज होता है हीट, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। और उसके बाद में वैसा रिएक्शन जिससे वाटर निकल जाता है अर्थात हीट नहीं निकलता है, ठीक है, हीट नहीं निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत, इंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ रही है बात। वैसा रिएक्शन जिससे हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, अदरवाइज द इंडोथर्मिक होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद में अगला है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रिसिपिटेट इसको बोलते हैं, प्रिसिपिटेट, ठीक है। यह प्रिसिपिटेट होता क्या है, तो सुनो, प्रिसिपिटेट कहने का अर्थ है ना कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और वह पीपीटी का निर्माण करता है, कोई दिक्कत। तो सम सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन द वाटर, अदरवाइज द सम सब्सटेंसेस आर नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन द वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द पीपीटी, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी कहने का मतलब होता है प्रिसिपिटेट। उसके बाद में अगला है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह आता है। एक बैलेंस पहले देख लेता हूं कि बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। सुनो, बैलेंसिंग रूल पहले समझ लो, तब बैलेंस हम लोग देखेंगे कि क्यों करते हैं। तो समझिए बैलेंसिंग रूल क्या होता है। तो बैलेंसिंग रूल में समझते हैं, सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करिए, दूसरा नॉन मेटल को बैलेंस करिए, उसके बाद में तीसरा ऑक्सीजन को बैलेंस करिए और उसके बाद में चौथा हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। अदर है तब इसके बाद में अदर को करेंगे, ठीक है। और जब बैलेंस करिएगा तो बैलेंस का क्या मतलब होता है कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो भी एलिमेंट है उसको बराबर करते हैं। तो भाई बाबू यह क्यों बराबर किया जाता है, क्योंकि इसलिए बराबर करते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका मास चेंज नहीं करता है और मास को इक्वल करने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कोई दिक्कत। तो बैलेंस क्यों करता है, तो बैलेंस इसलिए करते हैं कि ताकि मास जो है ना वह बराबर हो जाए। जैसे कि मान के चलिए कोई एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं कि यहाँ पर जैसे हमने ले लिया सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यह क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लिबरेट कर देगा, कोई दिक्कत। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। अब इसको बैलेंस करिए, बैलेंस करने से क्या मिलेगा, तो बैलेंस करने से यह मिलेगा कि यह केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट किया तो इसका मास चेंज नहीं किया और मास को इक्वल करने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे सोडियम यहाँ एगो है, यहाँ पर भी सोडियम एगो है,
रूल क्या बताए हैं कि पहले मेटल को करो, फिर नॉन मेटल को करो, उसके बाद ऑक्सीजन करो और तब हाइड्रोजन करो। सोडियम यहाँ एगो तो सोडियम एगो, और क्लोरीन यहाँ एक ठो, क्लोरीन यहाँ पर एक ठो, ठीक है। और हाइड्रोजन 2 गो है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो एक काम करो, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया ना, तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 क्लोरीन हो गया और 2 गो सोडियम हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? सोडियम 2 गो, सोडियम 2 गो, क्लोरीन देखो यहाँ पर 2, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो गया ना। तो बैलेंस क्यों करते हैं? तो बैलेंस इसलिए करते हैं कि जब कोई एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसका मास चेंज नहीं करता है, और मास को इक्वल करने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कोई दिक्कत? हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद में अगला आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मिटा दें इसको, बना रहिएगा हमारे साथ, 1-1.5 घंटा में पूरा केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। एक शॉर्ट रिवीजन कराते जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिए और बात को सुनते जाइए। अपने आप में चैलेंज होता है 1-1.5 घंटा में पूरा केमिस्ट्री पढ़ा देना। कोई दिक्कत? जिस तरह से 1-1.5 घंटा में हमने फिजिक्स को पढ़ाया, ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री को भी क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है। चलिए अगला आता है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और यहां से सवाल पूछता है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है। पानी से भींगा होता है तो नहीं उगता है, इसीलिए मिटा दिए हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कि जैसे ए हो गया कोई एलिमेंट और बी हो गया, यह दोनों मिल करके ए बी बना देगा ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कभी कदाल ऐसे भी दे देता है ए और बी लिख करके। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक साथ कंबाइन कर लेते हैं जब रिएक्शन करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, और कंपाउंड मत बोलिएगा, एलिमेंट्स ही बोलिएगा, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड या रिएक्ट्स फ्रॉम इट, देन इट्स कंबाइंड नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? क्या करेंगे? कंबाइन कर लेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन 2 गो तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा 2, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है। हमेशा आगे इंटू करते हैं, तो मैग्नीशियम 2 गो तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। तो देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। इसी तरह से वाटर को देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके H2O बना देगा, पानी, जबकि D2O होता है डाइटेरियम ऑक्साइड। यह डाइटेरियम ऑक्साइड भारी जल का फार्मूला, ये सब नहीं पूछेगा बाबू, बेकार में एनर्जी लगाने से कोई फायदा नहीं है। जो आएगा परीक्षा में बस हम वह क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है। विद्वानता नहीं दिखा रहे हैं। समझ में आई बात? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके H2O बनाएगा, बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 गो है और इधर 2 गो है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखो 2 हो गया, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, बैलेंस हो गई। ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आई बात? और कॉम्बिनेशन के बाद अगला आता है डीकम्पोजिशन। ठीक है। कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहने का अर्थ है कि इसमें एलिमेंट जो है ना, बड़ा सा एलिमेंट छोटे छोटे में टूट जाएंगे, या कंपाउंड, बड़ा कंपाउंड बोलना, एलिमेंट नहीं। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, इतना थोड़ा सा बात का ध्यान रखना। तो क्या होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को देख लो, CaCO3, इसको संगमरमर बोलते हैं। ठीक है। संगमरमर, या इसी से ताजमहल बना हुआ है। ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ना, आगरा का ताजमहल बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था अपनी प्रेमिका मुमताज के लिए। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? यह संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, खूब पूछा हुआ है सवाल यह। ठीक है। कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द संगमरमर। संगमरमर स्टोन है, इसीलिए संगमरमर को संगमरमर ही बोलेंगे। कोई दिक्कत? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको हीट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। जिस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ध्यान से समझते चलो, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है। सबको एक साथ लपेटने का प्रयास कर रहे हैं। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि वैसा रिएक्शन जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं, उसी को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत?
समझ में आई बात की द रिएक्शन विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नोन एज द डिकार्बोक्सिलेशन, अदरवाइज द हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन नोन एज द डिहाइड्रोजन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन। ध्यान से सुनो बात को, डिकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड, डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन जिससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, और डिहाइड्रेशन जिससे पानी बाहर निकलता है। आज दिन है पानी पानी, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन कहने का मतलब होता है कि द रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज नोन एज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात, हाँफ गए इसीलिए बोलना है कुछ, बोला जा रही है कुछ, सॉरी उसके लिए, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए बात को, बस आपको किसी तरह से सिखा देना है, हमारी एनर्जी जाएगी 1 घंटा 1.5 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एनर्जी आ जाएगी। अच्छा चलो, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन कहने का मतलब है जिससे हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है, और डिहाइड्रेशन कहने का मतलब है कि जिससे पानी बाहर निकलती है, और डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बाहर निकलेगा, इसको हम लोग क्विकलाइम भी बोलते हैं, ठीक है। क्विकलाइम इसको पढ़ता है कोई, ठीक है, इसको क्विकलाइम पढ़ता है। तो इसको हम लोग क्या बोले, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि AB हो गया, इसको तोड़ेंगे तो A प्लस B में क्या होगा, बट जाएगा, इसी को डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई बात। तो इसका रिएक्टिविटी सीरीज को समझ लीजिए, कैसे समझिएगा, आपका रिएक्टिविटी सीरीज केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, उसके बाद में हाई कोर्ट है आपका AgAu और PT, ठीक है। यह रिएक्टिविटी सीरीज है, लाइन बाय लाइन याद रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना तो इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है अर्थात इसकी कैपेबिलिटी है वह घटते जाएगी। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज का जो कैपेबल है एलिमेंट का वह घट जाएगा, अर्थात पोटासियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम अल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है। जो ऊपर रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज में वह क्या होगा, वह जो है ना आपका स्ट्रांग होगी, अदरवाइज जो नीचा रहेगा वह आपका वीक होगा। कोई दिक्कत, याद रखने का तरीका, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, आपका AgAu और PT। हमने क्या कर लिया, कोड बना लिया, कोई दिक्कत। तो जैसे याद रखे, जिस बाबू को याद है आसानी से वह याद रखे अपना, अदरवाइज कोड हम बता दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जैसे A हो गया और यहाँ पर BC हो गया, BC अलग मत समझ जाइएगा, ठीक है। तो यह A क्या करेगा, इन दोनों के खुशहाली जीवन में क्या होगा, यह A अपना नजरअंदाज करना, यह दखल दे देगा, नजरअंदाज नहीं दखल दे देगा, अर्थात B को बिछड़ना पड़ेगा और AC जाकर के यहाँ पे जुट जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अर्थात मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सब ठीक ठाक है। देखो A प्लस BC तो क्या हो जाएगा, AC प्लस B हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। जैसे कि सोडियम ले लो और सल्फ्यूरिक एसिड ले लो तो यह क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आई बात। और उसके बाद में अगला ले लेता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दीजिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि इसमें एलिमेंट 2 बार डिस्प्लेस कर जाते हैं। कोई दिक्कत, पहला डिस्प्लेसमेंट अर्थात पहला बार तुमको लतिया देगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा बार लतिया देगी तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। यदि आप किसी पे विश्वास करते हैं और आपके साथ घात करता है वह व्यक्ति, तो केवल और केवल उसका ही गलती होता है, नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और उसके बाद में जो व्यक्ति फिर से उसके ऊपर विश्वास करता है, ठीक है, जो व्यक्ति उसके ऊपर फिर से विश्वास करता है और फिर से धोखा देता है, उस व्यक्ति का ही केवल दोष होता है। धोखा देने वाला का पहला बार दोष होता है और फिर से जो विश्वास किया ना, केवल और केवल उस व्यक्ति का होता है दोष। उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अर्थात 2 बार कोई लतिया देगी ना तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर AB हो गया और उसके बाद में CD हो गया,
तो क्या होगा, बाहर से बाहर होगा, अंदर से अंदर होगा। तो यहाँ बाहर से बाहर और अंदर से अंदर, ठीक है, यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सुनो, एडी हो गया और बीसी हो गया, इसी को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट बिकम्स 2 टाइम्स, ठीक है, उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि मान के चलिए हमने ले लिया सोडियम सल्फेट और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड ले लिया। अब सुनो यहाँ रिएक्शन क्या करेगा, बाहर से बाहर अंदर से अंदर, बाहर से बाहर अंदर से अंदर, तो बना दिया सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। अपना बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए सिखा दिए हैं। अब ऐसा ना कि सर यहाँ पर सोडियम 2 होती है, 2 लगाओ ना बाबू, बैलेंस करने के लिए सिखाए हैं, कोई दिक्कत, बैलेंस नहीं भी रहेगा तो एग्जामिनर जो है ना वह नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और प्लस बेरियम सल्फेट बन गया। समझ में आई बात। यहाँ पर एलिमेंट देखो 2 बार लतिया दिया गया, इसी को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद में अगला होता है आपका, कहाँ पे लिखे, मिटा दें इसको, रिएक्शन को ध्यान से समझते चलो बाबू, जितना रिएक्शन करा दे रहे हैं एक तरह के ब्रह्मास्त्र, यह क्या है, कवच है आप सबके लिए परीक्षा से पहले, ठीक है। टॉपिक का है मिटा दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इतना तो याद रखबे करिएगा कि किसका पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज सेकेंड टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो हेडिंग लगा देंगे। इसको याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज को काम करेगा, ठीक है, समझा बात, रिवीजन ही फायदा करेगा, समझे। सुनो, उसके बाद में अगला आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सुनो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या होगा, O2 का गेन होगा और उसके बाद में हाइड्रोजन जो है ना यह लूज करेगा। जैसे देखो आप यहाँ पर कॉपर ले लो और यहाँ पर H2O ले लो, तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ तक कॉपर से लेकर के यहाँ तक, यह क्या कर लिया, यहाँ से कॉपर अकेला था और यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ जुट गया, तो O2 क्या हो गया, गेन हो गया। जब ऑक्सीजन गेन हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन गेन हो गया तो देखो ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत। और यही एग्जांपल में क्या करिएगा, सिंपल रिडक्शन को कैसे दर्शाइएगा, तो रिडक्शन को समझो, जैसे मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर MgO, एक काम करो यहाँ पर H2O से रिएक्शन करा दीजिए, कोई दिक्कत। तो यह क्या बना देगा, MgO बना देगा, MgOH2 बनाएगा, यह मत लीजिए। सुनो, कुछ मैं अलग समझाना चाह रहा हूँ कि रिडक्शन में कैसे करेंगे। चलो इसी को लिखता हूं, कॉपर प्लस H2O, इससे भी हो जाएगी काम, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 निकल जाएगा बाहर, यहां से यहां तक देखो, यहां तक इस तरह से दर्शाना पड़ेगा। H2O, यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन उड़ गया, तो O2 क्या कर गया, लूज हो गया, ठीक है। और O2 लूज हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कोई कोई टीचर जो है ना इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से समझाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। तो ये सब लंद फंद देवानंद के चक्कर में मत पड़िए, जो बता रहे उसको ध्यान से समझते चलिए। कॉपर प्लस H2O क्या बताएगा आपका, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन लूज हो गया तो इसको रिडक्शन बोलेगा, और यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन गेन हो गया उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और इसी में हम क्या करता हूँ, कॉपर प्लस H2O यही ले लेता हूं, ठीक है। कोई एक एग्जांपल को पहले ध्यान से समझिए, 10 गो लिखा देंगे आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 बाहर निकाल दिया, तो यहां से यहां तक देखो, यह क्या कर लिया है, O2 को गेन कर लिया है, और यहां से यहां तक देखो यह क्या कर दिया है, O2 को लूज कर दिया है, ठीक है। यह दोनों को शो कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है कि जो ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन को भी शो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, कोई दिक्कत। तो रेडॉक्स रिएक्शन कहने का अर्थ है कि द रिएक्शन विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ठीक है, उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और कोरिजन और एसिडिटी तो आपका नहीं आता है। कोरिजन क्या होता है, कोरिजन का मतलब होता है ना कि जैसे कि मेटल आप ले लीजिए आयरन को और इसको रख दीजिए H2O के साथ, ठीक है, आयरन प्लस H2O, यह रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Fe2O3 बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। Fe2O आयरन फेरस थराइस ऑक्साइड है जी, और Fe2O3 को फिर से करा दीजिए क्या, 1 मिनट, आयरन प्लस ऑक्सीजन, वेरी सॉरी,
आयरन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के Fe2O3 बनाएगा और फिर से Fe2O3 को क्या करेंगे XH2O, वाटर की मात्रा नहीं पता, और यह दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो Fe2O3 XH2O आ जाएगा। यह फार्मूला किसका निकला, यह निकला रस्टिंग का। ठीक है, रस्टिंग का क्या होता है, रस्टिंग का मतलब होता है ना कि मेटल के ऊपर क्या होते हैं, जो रेडिश ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉरिजन, या इसी को बोला जाता है रस्टिंग। समझ में आई बात, जंग लगना, मूर्छा। ठीक है, समझ में आई बात। Fe2O3 XH2O यह है आपका क्या कॉरिजन। और रेंसिडिटी क्या होता है, स्मेलिंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड क्या करता है, स्मेलिंग देता है। ठीक है, फूड गिव्स द स्मेल, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या पॉइजनस स्मेलिंग देता है बाबू, खराब स्मेलिंग देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या रेंसिडिटी, भोजन का खराब हो जाना। इसीलिए कुरकुरा के पैकेट में देखेगा ना तो नाइट्रोजन गैस भरा होता है, आता है कुरकुरे, टेढ़े हैं पर मेढ़े हैं, देखना फुला करके रखता है कुरकुरे को। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं। बल्ब में जो है ना वह नाइट्रोजन गैस फिल्ड अप होता है। हीटर की कुंडली किसका बना होता है, खूब पूछता है, हीटर की कुंडली नाइक्रोम वायर का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन वायर का बना होता है। यह सब याद रखिएगा, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड अप होते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे और सेकंड टॉपिक को देखा जाए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए, सब ठीक ठाक है लगभग। हमने क्या किया, 10 मिनट पढ़ाया है क्या, उसी को देखते रहते हैं। फिजिक्स जो बचा हुआ था और 34 मिनट हो गया, 24 मिनट में हमने यह टॉपिक को खत्म कर दिया। ठीक है, अपने आप में चैलेंज होता है बाबू। ठीक है, इसको खत्म करना। ठीक है, अब आते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पे। ठीक है, मेन पूछता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देख लेते हैं हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चलिए एसिड बेस एंड क्या होता है सॉल्ट। रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, यह होता क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। एसिड का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन में H प्लस आयन दे, गिव्स H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एसिड। ठीक है, दोज विच हैव गिव्स H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, जो सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड। ठीक है, यह सब मत लिखेगा कि जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहा जाता है, कोई दिक्कत। स्वाद में खट्टा होता है, अच्छी बात है, एसिड होती है स्वाद में खट्टा, लेकिन ऑल द टेस्ट एसिड कैन नॉट बी टेस्टफुल। ऑल द एसिड कैन नॉट बी टेस्टफुल तो स्वादिष्ट अलग हो जाएगा। सभी एसिड को हम लोग क्या करते हैं टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एसिड जो है ना वह वीक इन नेचर होता है, अदरवाइज द स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं। यही ना कि कुछ एसिड बरियार होते हैं और कुछ एसिड कमजोर होते हैं। ठीक है, तो सभी एसिड को टेस्ट करिएगा तो आपको टेस्ट कर देगा। ठीक है, तो एसिड क्या करता है गिफ्ट दे, मतलब H प्लस आयन देता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस ने क्या बताया, तो अर्हेनियस ने बताया कि एसिड ऑलवेज गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि मान के चलो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यह दोनों को मिलाएंगे तो H2O बनाएगा, कोई दिक्कत, वाटर बनाएगा, और इसी वाटर को फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो H3O बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। समझ में आई बात। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट्स फ्रॉम इट देन द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, पानी। ठीक है, और उसके बाद में H2O को H2 से फिर से रिएक्शन करा दिया, H से कराओ तो H3OH प्लस होता है। ठीक है, H3O बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। और उसके बाद में टाइप्स ऑफ एसिड होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड दो तरह के होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और दूसरा जो है आपका मिनरल एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होता है कि वैसा एसिड जो नेचर से प्राप्त होता है। ठीक है, यह नेचर से ऑब्टेन्ड होता है। ऑब्टेन जो है ना वह किससे होता है, नेचर से होता है। द एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। यह जो है ना वीक होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं। सो इट कैन टेस्ट, इसको क्या किया जा सकता है टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या करता है H प्लस आयन तो देता है लेकिन इन लेस अमाउंट में देता है। कोई को लिख देता है डज नॉट गिव्स H प्लस आयन, गलत है बाबू, एसिड ऑलवेज गिव्स H प्लस आयन। ठीक है, जो ज्यादा दे देगा वह आपका स्ट्रांग होगा और जब कम देगा तो वह आपका वीक होगा। जैसे कि आप देख लीजिए एग्जाम्पल में इसका एसिटिक एसिड ACETIC, एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर, अचार। ठीक है, विनेगर, अचार में कौन सा एसिड होता है, वह आपका होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, जैसे कि चाउमीन के ऊपर जो सॉस डाल करके देता है ना उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड,
याद रखना, पूछता है यह सब। फॉर्मिक एसिड एंट में होता है, चींटी में, कोई दिक्कत? इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। उसके बाद में एंट हो गया, एसिटिक एसिड, विनेगर हो गया। उसके बाद में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है बाबू एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इससे मिलता है, ठीक है। और विटामिन सी किससे मिलता है? आंवला। विटामिन सी किससे मिलता है? आंवला से मिलता है। समझ में आई बात? तो एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो आपका आंवला में पाया जाता है। समझ में आई? टार्टेरिक एसिड, याद रखना, टार्टेरिक एसिड यह पाया जाता है टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर, ठीक है। कोई कोई मिस बोलता है, टोमेटो मीन्स टमाटर, पोटैटो मीन्स आलू। मैडम का है ना बोलता है। सुनो, मिनरल एसिड, समझ में आई बात? अब मिनरल एसिड क्या होता है? तो मिनरल एसिड होता है कि वैसा एसिड जो अर्थ क्रस्ट से निकलता हो या हम लोग लैब में बनाते हैं, उसी को हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। द एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट और मेड इन लेबोरेटरी, ठीक है। इसको हम लोग लैब में बनाते हैं और नहीं तो अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है, कोई दिक्कत? उसी को मिनरल एसिड बोलते हैं। यह स्ट्रांग होता है नेचर में, कोई दिक्कत? क्योंकि यह H+ आयन जो है ना, यह ज्यादा देता है। समझ में आई बात? H+ आयन जो है ना, वह एक्सेस देता है, कोई दिक्कत? एक्सेस अमाउंट में देता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रांग एसिड बोलते हैं। और इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट टेस्ट, कांट टेस्ट, इट कैन नॉट टेस्ट। लिखो इतना शुद्ध इंग्लिश, ठीक है, समय जिसके पास है। तो यह जो है एक्सेस आयन देता है, इसीलिए इसको स्ट्रांग एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में समझो आप, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा होता है खतरनाक, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फरस एसिड। समझ में आ रही बात? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, कोई दिक्कत? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। पूछता है यहाँ से, देखो क्या सवाल पूछा हुआ है कि H2CO3 कैसे बनाओगे? तो सुनो, H2O + CO2, ठीक है, यह बना दिया H2CO3 और इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यह भले ही क्या है? मिनरल एसिड है, बट वीक इन नेचर होता है, वीक नेचर होता है। और कहाँ पे यह बनता है बाबू? कहाँ पे इसका यूज होता है? बनता नहीं, कहाँ पे यूज होता है? कोका कोला, ठीक है, कोका कोला। समझ में आई बात? कोका कोला बोलो। तो कोका कोला में इसका क्या होता है? यूज होता है। पेप्सी में, ठीक है माइक, ठीक है। डर लगता है कि माइक ही कहीं मत खत्म हो जाए चार्ज, दिक्कत। तो कोका कोला, कोका कोला में क्या होता है? H2CO3। समझ में आई बात? यह कार्बोनिक एसिड इसमें होता है, ठीक है। तो सवाल पूछता है कि कार्बोनिक एसिड इज द मिनरल एसिड बट वीक इन नेचर, वाई? तो बता दीजिएगा कि बिकॉज इट गिव्स H+ आयन इन लेस अमाउंट, ठीक है। यह H+ आयन देता है लेकिन कम मात्रा में देता है, अर्थात H2O + CO2 मिलकर के H2CO3 बना देगा। यह करता क्या है ना, कोई कोई समझता है ना कि खाना खाने के बाद अड़र के खा लेगा और कहेगा कि पेप्सी पी लेते हैं बाबू। तो पेप्सी पीने पर होगा क्या ना कि यह फूड को गला देगा लेकिन फूड को डाइजेस्ट नहीं करेगा। फूड का डाइजेशन का मतलब होता है कि जब भोजन डाइजेस्ट करेगा तो एनर्जी देगा, अर्थात यह एनर्जी नहीं देगा, ठीक है, भोजन गल जाएगी। तो इसीलिए पेप्सी नहीं पीना चाहिए। जो आप घर में हार्पिक यूज करते हैं ना, उसके जगह H2CO3 को यूज कर दीजिए, पेप्सी को। एकदम कंफर्म है कि आपका शौचालय जो है ना साफ हो जाएगी, कोई दिक्कत? तो यह सब नहीं पीना चाहिए, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कोई दिक्कत? तो यह था स्ट्रॉन्ग एसिड। यह क्या करता है? H+ आयन देता है। और उसके बाद में अगला टॉपिक है आपका एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड होता है आपका कि वैसा एसिड जिससे वाटर को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, उसी को बोला जाता है एसिड एनहाइड्राइड। जैसे कि मान के चलो हमने क्या लिया? H2CO3 ले लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया। जब ठान लिया तो ठान लिया, और एक ही लक्ष्य, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो यह बात होना चाहिए। H2CO3 तो H2O + CO2, देखो इससे वाटर क्या हो गया? बाहर निकल गया। इसी को हम लोग बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड कहने का मतलब है कि वाटर जिससे क्या किया जाए? रिमूव कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एसिड एनहाइड्राइड। समझ में आई बात कि एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? तो एसिड एनहाइड्राइड होता है कि वैसा जिससे वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वह बाहर निकल जाते हैं, उसी को एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। कोई दिक्कत? इसको मिटा दे। उसके बाद में नेक्स्ट को दिखाता हूं। रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझते जाइएगा, आए हैं तो सीख करके जाइएगा।
और जा करके क्वेश्चन आप बना करके देखिएगा। यह जितना जिसको पूरा याद हो जाएगा वह कंफर्म क्वेश्चन लगा देगा, 70+ लड़ जाएगी बाबू, ठीक है। और एक क्लास आपको गेस क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सब सवाल आप बना करके आइएगा। जो मेहनत करेगा वह लाएगा अच्छा नंबर, ठीक है। कम समय में अधिक से अधिक बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए उसके बाद में एसिड एनहाइड्राइड समझ में आ गया। उसके बाद अगला है बेसिसिटी, कि बेसिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी कहने का मतलब होता है ना कि H+ आयन की क्या होती है, नंबर, उसी को हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। अर्थात कितने H+ आयन है, नंबर ऑफ H+ आयन, उसी को बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे HCl, इसमें हाइड्रोजन कै गो है, H+ एगो है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मोनोबेसिक, ठीक है। और बेसिसिटी क्या हो जाएगी, तो बेसिसिटी जो है ना इसका 1 हो जाएगा, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा। जैसे H2CO3 को देखो तो यहाँ पर 2 H+ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई बेसिक हो जाएगा। और बेसिसिटी जो है ना क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। उसी तरह से आप देख लीजिए H3PO4, इसको क्या बोलेंगे, फास्फोरिक एसिड, लिख दो जिसको नहीं मालूम है, फास्फोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3H+ हो जाएगा। कैसे निकालोगे, तो सुनो, यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा P डबल बॉन्ड O, और यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 गो यह, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, जुट गया, ठीक है। तो 1 2 3 हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से देखते हैं जुटे हुए, वह भी क्या होता है, बेसिसिटी होता है। अदरवाइज समझिए कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जितना है उसी को बेसिसिटी बोलते हैं। इसमें 3 हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक, ठीक है। ट्राई मतलब 3 होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है, ट्राई मतलब 3, कोई दिक्कत। इसको बोलेंगे ट्राई बेसिक, इसी को बोला जाता है बेसिसिटी। अब है प्रिपरेशन ऑफ एसिड विथ नॉन मेटल, खूब पूछता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एसिड विथ नॉन मेटल, ठीक है, विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ एसिड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो पहला है जैसे नॉन मेटल हमको HCl बनाना है तो क्या करेंगे, क्लोरीन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया। सुनो, नॉन मेटल और हाइड्रोजन लेंगे तो क्या बना देगा, एसिड बना देगा, HCl बना दिया। यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 2 लगा लो, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। जैसे कि ब्रोमीन ले लो और हाइड्रोजन ले लो तो क्या बना देगा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगा, समझ में आई बात। तो नॉन मेटल यहाँ पर हो गया और हाइड्रोजन हो गया, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। दिक्कत, व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स फ्रॉम द एसिड, तो बता दीजिएगा कि नॉन मेटल रिएक्ट्स फ्रॉम द एसिड टू द नॉन मेटल रिएक्ट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन, वेरी सॉरी, व्हाट हैपन व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन, ठीक है। तो बताइएगा कि नॉन मेटल रिएक्ट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन टू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिड, जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ द क्लोरीन रिएक्ट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द आल्सो ब्रोमीन रिएक्ट्स फ्रॉम द हाइड्रोजन टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ एसिड नॉन मेटल के साथ दूसरा ले लेता हूं हम लोग, मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेता हूं। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे करेगा, तो सुनो, नॉन मेटल ऑक्साइड कहने का मतलब है कि सल्फर ऑक्साइड ले लिया और उसके बाद में वाटर ले लिया, कोई दिक्कत। तो यह क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा, ठीक है, H2SO4। यह क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। किंग ऑफ एसिड बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। विच एसिड इज द नोन एज द किंग ऑफ एसिड, तो बता दीजिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड इज द नोन एज द किंग ऑफ एसिड। चलिए सब ठीक ठाक है। सल्फर ऑक्साइड प्लस H2O मिलेगा तो क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। उसके बाद में नॉन मेटल के बाद अगला आता है कि एसिड जो है ना आपका कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, और सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए रिएक्शन को। जो इसको बना लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कंटेंट को संभाल लेना जितना बता रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में अब हम लोग क्या देखते हैं कि एसिड क्या करेगा, कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट। कार्बोनेट बोले तो CO3, इसी को कार्बोनेट बोला जाता है। जैसे कि एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हम ले लेता हूं, मेटल की कार्बोनेट, जैसे क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20। कैल्शियम CM, कल CM 2020 मैच देखने आ गया, कैल्शियम CaCO3, और इसको रिएक्शन करा दिया एसिड के साथ, HCl ले लिया
तो क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O को बाहर निकालेगा। ठीक है, यहां से देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहे हैं, तो अभी बताए ना कि वैसा रिएक्शन जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है उसको डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यह क्या कर दिया, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को शो कर दिया। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात। यह कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ले लो MgCO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो MgSO4 बना देगा प्लस CO2 बनाएगा और H2O को बाहर निकाल देगा। देख लो, मैग्नीशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट। दूसरा आप लिख लीजिए विथ सल्फाइट SO4। ठीक है, SO4 3 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फाइट बोलते हैं, इसको सल्फाइट पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कैसे लिखेंगे, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 और इसको रिएक्शन करा दिए HCl के साथ तो NaCl बना देगा प्लस SO2 बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा ना, और उसके बाद में यहाँ पर H2O को बाहर निकालेगा। ठीक है, वाटर को। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटल रिएक्ट्स विथ द मेटल सल्फाइड रिएक्ट्स विद द एसिड। ठीक है, मेटल सल्फाइड जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर को बाहर निकालेगा। कोई दिक्कत। सल्फाइड के बाद अगला आता है तीसरा सल्फाइड। सल्फाइड, यहाँ सल्फाइड है और यहाँ सल्फाइड है, SO2 को बोलते हैं, यहाँ पर SO3, वेरी सॉरी, और यहाँ 2 माइनस होगा। ठीक है, SO3 2 3 है ना, तो सल्फाइड सॉरी। ठीक है, और यहाँ SO2 सल्फाइड, जैसे कि आप MgSO क्या लीजिएगा, MgSO2 या Na2SO2 जो भी लेना है लीजिए। जिंक सल्फाइड लो तो ZnSO2। ठीक है, और प्लस इसको रिएक्शन करा दिए HCl के साथ तो क्या बना देगा, यहाँ SO3 है H2O। ठीक है, तो यहाँ बना देगा जिंक क्लोराइड और उसके बाद में और क्या निकाल देगा, SO2 को निकाल देगा बाहर और उसके बाद में हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, H2O को बाहर निकालेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे सल्फाइड। समझ में आई बात, यह सल्फाइड हो गया और यह आपका सल्फाइड हो गया। उसके बाद में अगला आता है इंडिकेटर। ठीक है, कि इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर होता है कि इंस्ट्रूमेंट है जो करता क्या है ना, आपका यह एसिड और बेस के सॉल्यूशन को क्या करता है, बताता है। ठीक है, इंडिकेटर, इसका पीएच स्केल पर वैल्यू पूछता है। इंडिकेटर क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट विच सेटिस्फाई द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। ठीक है, यह क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट है जो करता क्या है, सॉल्यूशन को बताता है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। जैसे इंडिकेटर में पहला आप ले लीजिए लिटमस पेपर। ठीक है, यह एसिड के लिए बता रहे हैं कि कैसा कैसा कलर देगा। लिटमस पेपर पर क्या होता है, तो लिटमस पेपर पर यह जो है ना रेड कलर देता है। ठीक है, किसी के ऊपर एसिड डालोगे तो वह गुस्सा से लाल हो जाएगा, इसीलिए रेड कलर। उसके बाद में फेनोप्थिलीन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है। फेनोप्थिलीन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। और उसके बाद में तीसरा, फेनोप्थिलीन के बाद कलरलेस हो गया। उसके बाद में मिथाइल ऑरेंज, यह कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। और चौथा जो है ना पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल पर कैसा देगा, तो सुनो, पीएच स्केल पर रेंज पूछता है कि कहां से कहां तक होती है, तो यह पीएच स्केल है 1 से लेकर के 14 तक होता है। याद रखिएगा 0 से नहीं होता है, 1 to 14 होते हैं। कोई दिक्कत, देख देता है कि रेंज ऑफ द पीएच स्केल। ठीक है, तो कितना होगा, 1 से लेकर के 14 तक होता है। तो पीएच स्केल पर एसिड रहेगा तो लेस देन 7 आएगा, लेस देन 7, जैसे कि 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। और जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसी को हम लोग बोलेंगे पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था। कोई दिक्कत, इंडिकेटर समझ में आ गई बात। अब हम लोग आते हैं क्या, बेस के ऊपर। उससे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी समझ लीजिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो एसिड और बेस मिल करके वाटर बनाएगा। ठीक है, और सॉल्ट बनाएगा। जैसे एसिड HCl ले लिया और बेस NaOH ले लिया। बेस बताते हैं कि क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बना दिया सॉल्ट और H2O को बाहर निकाल दिया। इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आई बात। व्हेन एसिड रिएक्ट्स फ्रॉम द बेस, ठीक है, या एसिड और बेस रिएक्ट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कि न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। उसके बाद में बेस आ जाता है। ठीक है, चलिए बेस हेडिंग लगा लीजिए। बेस क्या होता है,
बेस बोले तो क्षार, हिंदी वाले बच्चे इसको क्षार पढ़ते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण। हिंदी टाइट होता है, इंग्लिश आसान होती है, इसलिए ध्यान से समझिए। इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है बट हिंदी बोलना बहुत ही टफ है। चलिए, उसके बाद में अगला आता है बेस। ठीक है, कि बेस क्या होता है? बेस होता है, ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, यह बात नहीं है। ठीक है, बेस, ठीक है, एक बच्ची कही ना कि जानते हैं, सुनो, कि हम लोग जो है ना बिना शादी के बुआ बन जाते हैं। ठीक है, तो हमने भी उसका जवाब दे दिया सिंपल। ठीक है, कि बिना शादी के तुम बुआ बन जाती है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, चाचा बन सकते हैं, लेकिन तुम चाची ना बन सकती हो। ठीक है, खैर चलिए, तो बेस, बेस क्या होता है? बेस का मतलब होता है ना कि जो आपका क्या करे, स्वाद में कड़वा हो, उसको बेस कहा जाता है। तो बिटर हो, वह स्वाद में कड़वा होता है। जैसे बिटर गॉड, करेला, करेला को थोड़ा सा खा करके देखिएगा, बिटर गॉड करेला, करेला होता है ना, या खा करके देखिएगा कैसा लगता है, गजब की लगता है। समझ में आई बात? तो यह कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक खट्टा होता है, लेकिन सब एसिड को टेस्ट करोगे तो तुम ही को टेस्ट कर देगा। ठीक है, बेटर गॉड स्वाद में कड़वा होता है। समझ में आई बात? साबुन, सर्फ, सोडा, ये सब पहले पूछता था, हटा दिया सिलेबस से। थोड़ा सा खा करके देखना साबुन को, देखना कैसा लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, तो यह सब डिफिनेशन मत बोलिएगा कि दोज विच हैव टेस्ट इन बिटर नोन एज द बेस। ठीक है, सेकंड डिवीजन आ जाएगा। बेस का मतलब होता है कि मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड को हम लोग बेस बोलेंगे। ठीक है, तो मेटल का क्या होगा? ऑक्साइड होगा, या तो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड होगा। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड होगा। समझ में आई बात? उसी को हम लोग बोलेंगे बेस। समझ में आई? इसमें बेस जो है दो तरह के होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और उसके बाद में दूसरा जो है आपका वीक बेस होता है। ठीक है, वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और उसके बाद में वीक बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो जाएगा? सोडियम की ऑक्साइड NaO ले लो, NaO, या सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड, पोटासियम का ऑक्साइड ले लो, या पोटासियम का हाइड्रो ऑक्साइड ले लो, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लो NH4OH, और उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यह पार्शियली होता है बाबू, ना ज्यादा कमजोर ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अल्कली। ठीक है, अल्कली, अनारकली नहीं, अल्कली। ठीक है, अल्कली का मतलब होता है ना कि जो इजली क्या करता है, डिस्कवर कर, इजली जो है ना वह इवोपरेट कर जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्कली। ठीक है, इजली इवोपरेट कर जाता है, इजली इवोपोरेट कर जाता है। ठीक है, उसी को अल्कली बोला जाता है। और वीक बेस में इस सब को छोड़ करके, जैसे जिंक ऑक्साइड ले लो, ZnOH2 ले लो, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड ले लो, Al2 ले लो, Al2O3, एल्युमिनियम थ्राइस ऑक्साइड, यह भी बेस है। ठीक है, और उसके बाद में और क्या लेगा? MgO ले लो, MgOH2 ले लो, MgOH2। ठीक है, और ETC एक्सेट्रा। यह क्या है? आपका वीक बेस है, यह इजिली इवोपरेट नहीं होता है। और इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिकेटर सुनो, इंडिकेटर यहाँ पर लिखता हूँ और एक तरफ लिख दूंगा एसिड, एक तरफ लिख दूंगा बेस की, ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। जैसे कि लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पर बेस कैसा देता है? बी से ब्लू और बी से बेस। ठीक है, लिटमस पेपर बी से बेस, बी से ब्लू, बेबी को बेस पसंद है ना। ठीक है, परीक्षा की तैयारी करो। ब्लू देता है यह बेस के लिए, और एसिड के लिए क्या हो जाएगा? एसिड के लिए यह रेड हो जाएगा। उसके बाद में फेनोप्थिलीन, फेनोप्थिलीन। ठीक है, फेनोप्थिलीन पर बेस देगा कैसा? तो बेस जो है ना पिंक देगा, और इस पर यह कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, अपना फुल फॉर्म लिखते रहो, फुल मीनिंग। मिथाइल ऑरेंज यह कैसा देगा? येलो देगा, और यह जो है ना रेड देगा। और उसके बाद में पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? रेंज 1 से 14 तक होती है। ठीक है, रेंज ऑन द पीएच स्केल इज 1 to 14, नॉट बी 0 to 14। ठीक है, 1 to 14 रहता है। सॉरी, सुने, ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। ठीक है, पीएच स्केल, पीएच स्केल पर कैसा वैल्यू आएगा? तो 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और इस पर कितना आएगा? 8 आएगा, 9 आएगा। एसिड है ना बाबू, यहाँ पर वेरी सॉरी, एसिड में आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, देख लीजिएगा, यहाँ एसिड है। ठीक है, और उसके बाद में बेस 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, और 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा? यह आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, 7 रहेगा तो न्यूट्रल। पानी का कलर कैसा होता है? पानी की कोई कलर नहीं होती है। ठीक है,
पानी की कोई कलर नहीं होता है। ऐसा ना कि पानी जो है ना उजला होता है, जल का रंग उजला होता है, नहीं, पानी का कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू जो है ना वह 7 होती है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, हल्का बेसिक होता है, बताएंगे कल वाला क्लास में बायोलॉजी में, ठीक है, कि बायोलॉजी क्या होता है। जिंदगी में तो बायोलॉजी का यूज ही है, बाकी सब तो मोह माया है, ठीक है, मिटा दें। चलिए, उसके बाद तो अगला, बेस के बाद अगला आता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? नमक, ठीक है। सॉल्ट भी कई तरह के होते हैं, लेकिन जनरली जो है ना हम सबको पढ़ना है 3 तरह के, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। तो सॉल्ट हेडिंग लगा लीजिएगा। सॉल्ट क्या होता है? जैसे कि हमने HCl लिया और NaOH लिया, ठीक है, बेस लिया तो NaCl बना दिया और H2O को जो है ना वह बाहर निकाल दिया, इसी को तो हम लोग बोलेंगे सॉल्ट, ठीक है। यह आ गया आपका सॉल्ट। तो सॉल्ट का कोई डिफिनेशन तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी पूछ दिया तो बता दीजिएगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स फ्रॉम द बेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स नोन एज द सॉल्ट, ठीक है। जो फॉर्मेशन होता है उसको सॉल्ट बोलते हैं, ठीक ठाक है। सुनो, HCl प्लस NaOH सोडियम क्लोराइड बनाएगा और H2O को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगी। कोई दिक्कत? तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो चीज का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। और सॉल्ट का टाइप्स देखो क्या होते हैं, टाइप्स में होता है एक आपका नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट पूछ देगा कि कैसे पहचानोगे कि नॉर्मल सॉल्ट है, पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉर्मल सॉल्ट, ऑप्शन में दे देगा 4 गो, आपकी हवा निकल जाएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिएगा बात को। नॉर्मल सॉल्ट कि नॉर्मल सॉल्ट में सबसे पहले क्या होता है? एसिड हो जाएगी और उसके बाद में बेस हो जाएगा, और यहाँ सॉल्ट हो गया और उसके बाद में वाटर को बाहर निकाल दिए। जैसे एसिड के रूप में HCl ले लीजिए और बेस के रूप में मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड लीजिए, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना दिया और H2O को बाहर निकाल दिया। यहाँ से देखो, यदि नॉर्मल सॉल्ट रहेगा तो नॉर्मल सॉल्ट में समझो H प्लस आयन जो है ना वह कंप्लीटली क्या करेगा? लूज कर देगा, कंप्लीटली लूज करेगा, ठीक है। और OH माइनस आयन भी क्या करेगा? कंप्लीटली लूज करेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। और यही सॉल्ट जो है ना हम लोग घर में खाते हैं, ठीक है, टाटा, वो अलग है, समझ में आ रही बात? यही सॉल्ट है लेकिन कंपनी का नाम है वह सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यह नमक जो है ना हम लोग घर में खाने योग्य या खाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में दूसरा, नॉर्मल सॉल्ट के बाद अगला आता है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? तो इसमें भी एसिड और बेस मिलेगा तभी तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है। सॉल्ट बनेगा और वाटर तो बनेगा ही, लेकिन बेस में क्या होता है? बेसिक सॉल्ट है तो OH माइनस आयन जो है ना वह पार्शियली लूज होता है, पार्शियली लूज होता है, जबकि H प्लस आयन जो है ना वह कंप्लीटली लूज होता है, कंप्लीटली लूज होता है। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बेसिक सॉल्ट। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, तो हमने ले लिया यहाँ पर एसिड के रूप में ले लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ लिखे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और बेस के रूप में क्या लीजिएगा? तो बेस के रूप में हमने ले लिया किसको? बेस के रूप में हमने ले लिया जिंक हाइड्रो ऑक्साइड किया, जिंक ऑक्साइड को ही लो तो यह क्या बना देगा? ZnHSO4, Zn यहाँ से यह क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा ना, तो जिंक सल्फेट ZnOHSO4 होगा ना, ZnOHSO4 प्लस H2O को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, ZnOHSO4। यह बना दिया आपका क्या? बेसिक सॉल्ट। और उसके बाद में अगला आता है नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और तीसरा आता है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट देखो अर्हेनियस के अनुसार क्या था, ध्यान से समझते जाइए। OH यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो बेसिक सॉल्ट। इसमें देखो कोई यहाँ पर H प्लस आयन ना OH दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोले नॉर्मल सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा? तो H प्लस आयन जो है ना वह पार्शियली लूज करेगा, पार्शियली लूज करेगा, जबकि OH माइनस आयन जो है ना वह कंप्लीटली लूज करेगा, ठीक है, कंप्लीटली लूज करेगा, ठीक है। जैसे देखो हमने सोडियम ले लिया, ठीक है, एसिड प्लस बेस लेना है ना, तो एसिड में क्या कर लिया? एसिड में हमने H2SO4 ले लिया, ठीक है, और बेस में हमने NaOH ले लिया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर NaHSO4 बनाएगा और H2O को बाहर निकालेगा। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है ना पार्शियली, एक कुछ चला गया और कुछ रह गया, तो यह क्या करेगा? आपका एसिडिक सॉल्ट बना देगा, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट में हाइड्रोजन पार्शियली लूज करता है, ठीक है, जबकि OH कंप्लीटली लूज करता है। बेसिक में OH पार्शियली लूज करता है और
H प्लस आयन कंप्लीटली लूज करता है, जबकि नॉर्मल सॉल्ट में दोनों जो है कंप्लीटली लूज कर जाते हैं। कोई दिक्कत? बेस इसीलिए तो बोले थे कि मेटल का ऑक्साइड लीजिए या मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड लीजिए, कोई दिक्कत? एसिड क्या होता है? H प्लस आयन देता है, इसीलिए H जो है ना यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एसिडिक सॉल्ट। और अब हम लोग आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर। चलिए, सब ठीक ठाक है। मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर ध्यान से समझते चलो, फिर हम लोग आ जाएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का द इंड हो जाएगा। चलिए, उसके बाद में अब हम लोग क्या कर देखता हूं, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल क्या होता है? तो सुनो, मेटल और नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह कभी कदाल पूछ देते हैं। तो एक तरफ लिखता हूं मेटल और उसके बाद दूसरा तरफ लिखता हूं नॉन मेटल, ठीक है। धातु और अधातु, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल में क्या होता है? तो मेटल कहने का मतलब होता है ना कि यह डक्टाइल होता है। वो सब हम नहीं लिखने वाले हैं कि मेटल जो है ना वह शार्पनेस होता है, शाइनिंग स्टोन होती है, मजबूत होता है, उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। जिसके आखिरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मेटल होते हैं। यह सब बात नहीं, ठीक है। एकदम मुद्दे की बात करूंगा, ठीक है। सुनो, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो होता है इसमें, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मस्ट शेल, उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। एक्सेप्शन में हाइड्रोजन लिखिएगा, इसको अपवाद है छोड़ करके, ठीक है। इसको छोड़ करके आखिरी सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है बट नॉन मेटल है, ठीक है। समझ में आई बात? पहले तो पढ़ाया जाता था, पढ़ाते थे हम भी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कि कैसे मेटल और नॉन मेटल का क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। अरेंज करना जो है ना सबसे बड़ी बात थी उस समय, ठीक है। तो यह सब बात अभी नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअल में आइएगा हमारे साथ कंपटीशन में, क्योंकि मैं तो बच्चा के रिक्वेस्ट पर क्या किया है, एक हमने यह वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हमारा एक ही उपलक्ष्य होता है, यूपीएससी और बीपीएससी। कोई दिक्कत? ठीक है, ध्यान से समझिए। एक्सेप्शन हाइड्रोजन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, जिसके आखिरी सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह आपका क्या होता है? मेटल होता है। यह क्या होते हैं? डक्टाइल होता है, डक्टाइल होता है। दूसरा, डक्टाइल कहने का मतलब होता है ना कि मेटल को क्या किया जाता है, पीट पीट करके लंबा वायर बना दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। पूछ देता है कि जब मेटल को पीट करके लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। जैसे सबसे ज्यादा डक्टाइल आपका गोल्ड होता है, ठीक है। गोल्ड जो है ना यह मोस्ट डक्टाइल होता है, ठीक है। मोस्ट डक्टाइल कौन है? तो मोस्ट डक्टाइल जो है ना वह गोल्ड है। 1 ग्राम गोल्ड से, सुनो, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकते हैं, लेकिन यह टूटेगा नहीं। और सुनार आएगा ना सोना बनाने वाला तो सिखा देगा कि 5 ग्राम का नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। 1 ग्राम का इतना पतला तार बनेगा कि वह टूटेगा नहीं। 2 किलोमीटर लंबा तार बनाए जा सकते हैं। टोटल जो है ना शुद्ध सोना जो है आपका वह होता है आपका 23 कैरेट, ठीक है। कैरेट में सुधा सोना की मेजरमेंट जो है ना किसमें की जाती है? ध्यान से समझिए, नहीं तो बुद्धू बनिएगा, ठीक है। सोना की मेजरमेंट जो है ना वह किसमें किया जाता है? तो गोल्ड का मेजरमेंट किया जाता है कैरेट में, ठीक है। जैसे कि लेंथ का मेजरमेंट किया जाता है मीटर में, सेंटीमीटर में, टाइम का सेकंड में, टेम्परेचर का केल्विन में, करंट का एम्पियर में, इस तरह से उसी तरह से क्या होता है गोल्ड का मेजरमेंट किया जाता है कैरेट में। टोटल शुद्ध सोना जो है ना वह आपका 24 कैरेट होता है, लेकिन 24 कैरेट जो है ना वह गहना बनाने योग्य नहीं होता है। उसमें या तो 1 कैरेट तंबा मिलाया जाता है, कॉपर तांबा, नहीं तो 1 कैरेट जो है ना वह सिल्वर मिलाया जाता है। तो कोई कोई महिलाएं जो ज्यादा शिकार हो जाती है कि इसमें कहा जाता है ना कि वहां सोनार जो है ना सस्ता सोना देते हैं, नहीं, कैरेट का फेर बदल कर देगा, समझ में आ जाएगी बात। कोई दिक्कत? तो 1 ग्राम जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार बनता है, ठीक है। तो गोल्ड जो है ना वह सबसे ज्यादा डक्टाइल होते हैं। एल्युमिनियम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर भी इसके अलावा होता है, तांबा, ठीक है। सॉरी, लेकिन सबसे ज्यादा डक्टाइल जो है ना वह आपका क्या होता है? गोल्ड होता है। तो डक्टिलिटी बता दीजिएगा कि क्या होता है? डक्टिलिटी वह होता है ना कि मेटल को पीट पीट करके लॉन्ग वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग वायर, उसी को डक्टाइल बोला जाता है, डक्टिलिटी। और तीसरा लिखिए मिलिएबल। मिलिएबल, मिलिएबल कहने का मतलब होता है ना
कि जिसको पीट पीट करके सीट बनाया जा सकता है। सीट बोले ना तो जैसे कि मिठाई के ऊपर देखना एल्युमिनियम का सीट होता है और नहीं तो सिल्वर का सीट होता है। हमारे बॉडी के लिए सिल्वर हार्मफुल नहीं होते हैं, यूजफुल होते हैं लेकिन उतना भी यूजफुल नहीं होते हैं, ठीक है। यूजफुल है कोई दिक्कत नहीं है, बट एल्युमिनियम हमारे लिए हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, ठीक है, हार्मफुल होता है। जैसे कि मिठाई खाओगे तो मिठाई के ऊपर देखना उजला उजला परत चढ़ाया होता है, या तो वह एल्युमिनियम का होता है और नहीं तो सिल्वर का होता है। सिल्वर हमारे लिए यूजफुल होते हैं बट एल्युमिनियम हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है, ठीक है। तो आजकल सब जो है ना 99 के चक्कर में लगा हुआ है, आम का आम और गुठलियों का दाम, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेगा, मिठाई के ऊपर से वह हटा करके ही खाइएगा, आपके लिए ही बता रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज जैसे खाओ। मिलिएबल, तो मिलिएबल क्या होता है कि मेटल को पीट पीट करके क्या करते हैं हम लोग, थिन सीट बना देते हैं, पतला सीट बना देते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया। कोई दिक्कत? एक्सेप्शन में याद रखना बाबू, ठीक है। कोई कोई कहेगा कि इसको बताइए ना सर, एक्सेप्शन में ढूंढ करके लाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया सोडियम, ठीक है, और पोटासियम। यह जो है ना कट बाई नाइफ पूछ देता है, विच मेटल कट बाई नाइफ है, ठीक है। तो कट बाई नाइफ है, इसको क्या किया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। यह जो है ना मुलायम होता है, समझ में आई बात। सोडियम और पोटासियम को चाकू से काटा जा सकता है। सवाल पूछता है कि विच मेटल कट बाय द नाइफ, तो बता दीजिएगा सोडियम एंड पोटासियम कट बाय द नाइफ, आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में मिलिएबल के बाद अगला, यह मिलिएबल तीसरा, और चौथा जो है ना सोनोरस होता है। सोनोरस, सोनोरस बोले तो मेटल जो है ना वह साउंड प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। और चौथा में लिख लेना ना, चौथा के बाद पांचवा यहाँ लिखें मेटल में ही कि यह जो है ना गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर क्यों है, तो बाबू कोई भी पूछ देगा कि वाई कंडक्टर इज गुड, वाई कंडक्टर इज गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा होता है यह कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ऐसा क्यों, तो बता दीजिएगा कि बिकॉज हैड फ्रीली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जिसके आखिरी सेल में जो है ना फ्रीली इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसके सेल में फ्रीली इलेक्ट्रॉन रहेगा वह क्या होगा, अच्छा कंडक्टर माना जाएगा, चलकता, ठीक है। तो कंडक्टर यह होते हैं अच्छा, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई दिक्कत? तो यह जो है गुड कंडक्टर होता है, समझ में आई बात। अच्छा, उसके बाद में नॉन मेटल, बस पलट करके लिख देना है इसका, जिसमें 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। कोई दिक्कत? उसके बाद में यहाँ पर यह नॉट डक्टाइल होता है, नॉट डक्टाइल, यह डक्टाइल नहीं होता, इसको लॉन्ग वायर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्सेप्शन में क्या लिखोगे, तो एक्सेप्शन में हम लोग लिखेंगे कार्बन फाइबर, ठीक है। कार्बन फाइबर, इसको क्या किया जा सकता है, पीट करके पिघला करके लमड़ाया जा सकता है ना। और उसके बाद में तीसरा इसका ले लो, नॉट मिलिएबल, यह मिलिएबल नहीं होता है, इसका भी कार्बन फाइबर लिख लेना एक्सेप्शन में। और चौथा क्या लिख सकता हूं कि यह सोनोरस नहीं होता है, डज नॉट सोनोरस, ठीक है, यह सोनोरस नहीं होता है। और पांचवा लिख लीजिएगा कि यह गुड कंडक्टर नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। एक्सेप्शन में ग्रेफाइट लिख लेना, ठीक है। इसको छोड़ करके ग्रेफाइट जो है ना वह गुड कंडक्टर होता है। बता रहे हैं कि हाउ डू कार्बन फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन जो है ना वह ग्रेफाइट का फॉर्मेशन करता है, कैसे, कार्बन एंड कंपाउंड में बताएंगे कि कार्बन जो है ना ग्रेफाइट का निर्माण कैसे करता है। कोई दिक्कत? तो यह आपका है ग्रेफाइट, समझ में आ रही है बात। तो कार्बन जो है वह ग्रेफाइट का निर्माण करता है, कैसे, हाउ डू कार्बन फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, तो बता दीजिएगा ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज फ्रीली इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए यह क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। कोई दिक्कत? मिटा दे। एक बात और याद रखना कि सोना को पूछता है कभी कभी ना कि सोना को किसमें घुलाया जाता है, ठीक है। गोल्ड जो है ना वह गोल्ड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, किस में, तो यह जो है ना एक्वा रजिया में क्या होता है, एक्वा रजिया में यह सॉल्युबल होते हैं। एक्वा रजिया क्या होता है, तो एक्वा रजिया जो है ना यह आप एक तरह का सॉल्यूशन है, किसका, तो नाइट्रिक एसिड का और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, 3 भाग यह रहेगा, 1 भाग यह रहेगा। पूछ देगा रेशियो कि नाइट्रिक एसिड की मात्रा कितना होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा कितना होता है, पूछा हुआ सवाल है। तो गोल्ड को किसमें घुलाया जाता है, एक्वा रजिया में घुलाया जाता है। कभी कभी तो हम यह भी देखते हैं ना कि एसिड बेस एंड सॉल्ट से सवाल पूछता है ना कि एसिड को पानी में मिलाते हैं कि पानी को एसिड में मिलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसका कैपेबल ज्यादा रहेगा उसको मिलाएंगे, जिसका कम रहेगा उसको नहीं मिलाएंगे। अब मान के चलो हम मजबूत है, कोई आ करके लोल बच्चा हमको चैलेंज करेगा तो थोड़ी चुप रहेंगे, ठीक है, लोल बच्चा को हम ना चुप करा देंगे, समझ में आई बात। तो एसिड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, उसको क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, नहीं कि पानी को एसिड में डालेंगे। तो हमेशा एसिड को पानी में मिलाया जाता है। कोई दिक्कत? इसको मिटा दें, चलिए
मिटा दें, ठीक है। 1 घंटा 12 मिनट हो गई जी। माइक का कैपेबल 1.5 घंटा तक होता है, इसलिए लगता है कि कार्बन कंपाउंड नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट वाला वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी जल्दी जल्दी तो खत्म कर ही रहे हैं हम अपना तरफ से। अगला चलिए, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है। अब अगला आता है कि मेटल जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे रिएक्ट करता है। जैसे आपका क्या था, फिर से लिखे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका AgAU और PT, ठीक है। सुनो, यह पोटासियम हो गया और यहाँ पर सोडियम हो गया, ठीक है, और यह कैल्शियम है। पोटासियम और सोडियम को इसको रिएक्शन कराएंगे कैसा, पानी से, ठीक है। पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सुनो, सोडियम और पोटासियम या पोटासियम सोडियम, यह जो है ना सबसे मजबूत होता है। पोटासियम इसीलिए मजबूत है तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर स्थान पे है, कोई दिक्कत। तो पोटासियम ले लिया, पोटासियम प्लस H2O, वाटर ले लिया तो KOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा, ठीक है। और इसी तरह से सोडियम ले लो और H2O ले लो, और H2O कैसा लेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे। अच्छा, ठंडा पानी से यह रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, बर्फ के पानी, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रहा है। तो देख लो यहाँ पर क्या है, यह डिहाइड्रोजनेशन है, ठीक है। जबकि डिहाइड्रेशन पानी बाहर निकलती, तो जैसे होता क्या है ना कि जैसे एक हमने क्या लिया, बीकर लिया और इसमें वाटर ले लिया। कैसा वाटर ले लिया, तो H2O हमने क्या किया है, पानी जो है ना ठंडा लिया है और इसमें क्या मिला दिए, या पोटासियम मिलाइए या सोडियम मिलाइए। तो जैसे ही सोडियम या पोटासियम वाटर में ड्रॉप करते हैं, डिप करते हैं, डालते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और यही हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है ना तो बबल के रूप में क्या हो जाते हैं, बबल बोले तो बुलबुला, ठीक है। यह बुलबुला के रूप में ऊपर चला जाता है, हाइड्रोजन गैस भी इसके साथ जो है ना ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ से मिल रहा है क्या, ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है। यह ऑक्सीजन से क्या कर जाता है, यह रिएक्शन कर लेता है। सोडियम ऊपर आया है हाइड्रोजन के साथ, नहीं कि H2 और O3 मिलकर के H2O बना देगा, गया काम से, ठीक है। यहाँ पे सोडियम आ जाता है या पोटासियम आ जाएगा और H2O के साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना देगा, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और उसके बाद में आग पकड़ लेगा। यही कारण है ना कि सोडियम और पोटासियम को क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं। तो सवाल पूछा हुआ है कि वाई सोडियम एंड पोटासियम डिप्ड इन द केरोसिन ऑयल, तो बता दीजिएगा कि बिकॉज सोडियम एंड पोटासियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड रिएक्ट्स फ्रॉम द ऑक्सीजन, देन इज फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड और इजिली कैचेस बर्निंग टू फायर, ठीक है। इजिली कैचेस टू बर्न, बर्निंग टू फायर मत लिखना, इजिली कैचेस टू बर्न, ठीक है। यह क्या होता है, आसानी से आग पकड़ लेता है। सो इट डिप्ड इन द केरोसिन ऑयल। तो किरासन के तेल केरोसिन ऑयल में ही क्यों डुबा करके रखता है, मिट्टी का तेल, क्योंकि यह क्या करता है, ऑक्सीजन के लेवल को रोक देता है। और अच्छा से जानते हो बाबू कि कोई भी सब्सटेंस जो है ना तब तक जलता है तब तक कि उसको ऑक्सीजन मिलती है। जब तक ऑक्सीजन मिल रहा है तब तक जो है ना आपका यह सब्सटेंस जलते रहेगा, अर्थात अदरवाइज जो है ना जलना बंद हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मोमबत्ती को जलाइएगा ना तो मोमबत्ती तब तक जलेगी जब तक कि ऑक्सीजन मिल रहा है, अर्थात उसको गिलास से, कांच की गिलास, शीशा की गिलास से ढक दीजिएगा तो वह बुझ जाएगी। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। धुआं है तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, सूत फ्लेम है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा आपका पॉल्यूशन फैलाएगा, प्रदूषण, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। पूछा हुआ सवाल है कि गाड़ी का जो व्हीकल है ना उसके सिलेंसर से कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, CO गैस निकलता है, ठीक है। खैर, तो सोडियम और पोटासियम को हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं। क्यों, तो सोडियम और पोटासियम को केरोसिन ऑयल में इसलिए डुबा करके रखते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। याद रखिएगा, पोटासियम जलेगा तो कैसा कलर शो करेगा, लिलैक कलर शो करेगा। यह जो है ना लिलैक कलर शो करेगा, जबकि सोडियम जलेगा ना तो गोल्डन येलो कलर शो करेगा, गोल्डन येलो कलर जो है ना वह शो करेगा, ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम को लेता हूं तो कैल्शियम को किससे करा देंगे, H2O से करा देंगे, और यह कैसा पानी रहेगा, तो यह नॉर्मल पानी रहेगा, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और H2 जो है ना वह बाहर निकलता है, लेकिन कैल्शियम उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं कि आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। सोडियम पोटासियम जो है ना वह रिएक्टिव होता है, यही कारण है कि इसको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखते हैं। केरोसिन ऑयल में ही क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है। समझ में आई बात? किसी व्यक्ति को आग लगती है शरीर में ना, तो सबसे पहले उसके ऊपर कंबल डाल दिया जाता है, चादर इसलिए डाला जाता है ना कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है ना वह बंद कर देगा। व्यक्ति जो है ना ठंड के दिन में चादर ओढ़ लेता है, जिसको साल बोलते हो, इसलिए ना क्योंकि वह ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है। और जब बंद कर देगा ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी। तो महिलाएं पुरुष साल क्यों ओढ़ते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर देता है। कोई दिक्कत? निहाली में जाओगे ना तो अपने आप नींद आ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गया, ठंड में ठंड लगना बंद हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट कर देगा, तो आपको नींद आ जाएगी। विच ग्लैंड टू सेक्रेशन ऑफ द मेलाटोनिन हार्मोन? पिनियल ग्लैंड होता है विच हेल्प टू द स्लीपिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी को सुलाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? आपका मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। ब्रेन से सेक्रेट होता है, बताएंगे यह सब ब्रेन जब पार्ट बताएंगे तो, ठीक है, कि ब्रेन का पार्ट में क्या क्या आता है। उसके बाद में मैग्नीशियम ले लेता हूं, मैग्नीशियम Mg, और उसके बाद में H2O। जो मैगी खाए एक बार वह मांगे बार बार, 12 एटॉमिक नंबर होती है। तो यहाँ पर MgOH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है ना वह बाहर निकाल दिया। तो यह क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया। लेकिन इतना ज़्यादा मैग्नीशियम नहीं होते हैं आपका ना कैपेबल की क्या करते हैं, आग पकड़ ले। और उसके बाद में एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है, रिएक्शन करता है स्टीम से। एल्युमिनियम, जिंक और उसके बाद में आयरन, यह किससे रिएक्शन करता है? तो सुनो, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो है ना यह करता है, एल्युमिनियम हो गया और यहाँ पर H2O लेंगे तो कैसा पानी है? स्टीम है, भाप, सॉरी। यह जो है ना एल्युमिनियम प्लस H2O क्या करेगा? यह जो है ना भाप से रिएक्शन करेगा, तो Al2O3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। इसी तरह से जिंक प्लस H2O ले लो, ठीक है, तो ZnO बनाएगा और H2 को बाहर निकालेगा। इसी तरह से आयरन प्लस H2O ले लीजिए तो Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। यह सब किससे करता है? तो स्टीम से करता है, क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है। और उसके बाद में जो बच गया यहाँ पर आयरन, यहाँ से लेड से लेकर के और यहाँ तक, यह जो है ना डज नॉट रिएक्ट करता है, डज नॉट रिएक्ट्स फ्रॉम नॉर्मल वाटर, मतलब कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर और उसके बाद में स्टीम। क्यों? क्योंकि यह जो है ना बाबू यह आपका लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? मिटा दे, ठीक है। चलिए 2-4 मिनट और देख लीजिए, उसके बाद में फिर छुट्टी कर देंगे। कल वाला में कार्बन कंपाउंड को देखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए। अपने आप में चैलेंज होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा में इतना कंटेंट बता दिए बाबू, सफिशिएंट है, ठीक है। कम से कम इतना तो करके जाओ परीक्षा में। चलिए उसके बाद में अगला है कि मेटल जो है ना वह एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो मेटल देखो, जैसे कि जिंक ले लिया और एसिड के रूप में HCl ले लिया तो क्या बना देगा? ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। पूछता है, ठीक है। उसी तरह से Mg ले लिया और HCl ले लिया तो MgCl2 बनाएगा और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, ठीक है। नोट में एक बात लिख लेना कि HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, डज नॉट, ठीक है, रिएक्ट। मेटल जो है ना वह मेटल क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ना वह स्ट्रॉन्ग नेचर होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग होता है ना, नाइट्रिक एसिड जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सवाल पूछा हुआ है ना कि कौन सा मेटल है जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। विच मेटल व्हेन रिएक्ट्स फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हमने बताया कि मेटल रिएक्ट्स फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड डज नॉट फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सवाल देखो, हमने बोल दिया कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा नहीं, क्यों? रिएक्शन ही नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस पता नहीं चलता है कि कहाँ गया। तो याद रखना ना कि मैग्नीशियम हो गया Mg और मैग्नीन, ठीक है, यह वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 देन फॉर्मेशन ऑफ या देन लिबरेट H2 गैस, ठीक है। H2 गैस वेरी वेरी
डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट जिसमें एसिड की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा ज्यादा, कंसंट्रेटेड एसिड की मात्रा ज्यादा। समझ में आ रही है बात? डाइल्यूट एसिड की मात्रा ज्यादा, पानी का कम, और उसका अपोजिट कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो मैग्नीशियम और मैग्नीन रिएक्ट फ्रॉम द वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 देन लिबरेट H2 गैस। तो पूछ देगा कि विच मेटल रिएक्ट फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम और मैग्नीन याद रखिएगा, कोई दिक्कत? अगला मेटल और नॉन मेटल में अगला आता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इससे पहले मेटलर्जी को देख लो। मेटलर्जी, ठीक है, कि मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होता है कि मेटल कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम ओर्स। ठीक है, मेटल जो है ना, मेटल एक्सट्रैक्ट सम ओर्स। ओर्स क्या होता है? ओर्स बोले ना तो यहाँ पर मेटल होता है प्लस इम्प्यूरिटी होता है। मेटल प्लस इम्प्यूरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखो ना, हमको एल्युमिनियम प्योर नहीं प्राप्त होता है, हमको बॉक्साइट के रूप में मिलता है। जैसे एल्युमिनियम यह बॉक्साइट के रूप में मिलता है, बॉक्साइट BAUXIT बॉक्साइट। ठीक है, प्योर एल्युमिनियम हमको कहाँ मिलता है? बॉक्साइट के रूप में मिलता है। समझ में आई बात? उसी तरह से तुम देख लो गोल्ड, क्या लिखिएगा? आयरन। आयरन को हेमेटाइट, हेमेटाइट कॉपर क्यूपराइट होता है। कॉपर जो है ना वह क्यूपराइट होता है, कोई दिक्कत? तो यह कॉपर क्यूपराइट। आयरन जो है ना हेमेटाइट, इसी को मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यह क्या होता है? ओर्स होता है। और ओर्स के बाद रोस्टिंग और कैल्सिनेशन देख लीजिए। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। और मेटलर्जी में मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं यह भी थोड़ा सा देख लो। ठीक है, मेटलर्जी में कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कल वाला क्लास में कार्बन एंड कंपाउंड एक आध दो टॉपिक जो है ना बायोलॉजी को भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। मेटलर्जी, मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? मेटल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, प्रोसेस। यह क्या क्या होता है? तो पहला होता है आपका क्रशिंग ऑफ ओर्स। क्रशिंग का मतलब होता है ना कि बड़ा सब्सटेंस को क्या करते हैं? क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रशिंग ऑफ ओर्स। और उसके बाद में क्रशिंग के बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। और इस कंसंट्रेशन में आपका आता है हाइड्रोलिक सेपरेशन। ठीक है, या इसी को ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक सेपरेशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपका मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, हाइड्रोलिक सेपरेशन में क्या होता है सुनो। तो हाइड्रोलिक सेपरेशन में यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर क्रशिंग ओर्स का कहने का मतलब है कि मेटल जो आपका पत्थर होता है जिसमें मेटल और इंप्यूरिटी है उसको तोड़ देंगे, और यहाँ से पानी की सहायता से, ठीक है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, और इंप्यूरिटी प्लस मेटल बोले तो ओर्स। ठीक है, इंप्यूरिटी प्लस मेटल यहाँ से बाहर है, इसका डेंसिटी मेटल का ज़्यादा होगा, इसमें बैठ जाएगा, और इंप्यूरिटी आकर के सरफेस पर कलेक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक सेपरेशन, कोई दिक्कत? और उसके बाद में मैग्नेटिक सेपरेशन, यहाँ मैग्नेट का 2 पहिया लगा देंगे और इसके ऊपर देखो बेल्ट लगा देंगे। ठीक है, बेल्ट लगा देंगे और यहाँ से क्या डालेंगे? ओर्स डालेंगे, मेटल प्लस इंप्यूरिटी ओर्स, और यहाँ पहिया क्या होगी? घूमेगी, तो जितने सारे मेटल है ना इससे पहिया से चिपक जाएंगे और इंप्यूरिटी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो गया? इंप्यूरिटी बाहर हो गया। तो बाहर निकालने की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। ठीक है, अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन लास्ट टॉपिक, उसके बाद में मेटल नॉन मेटल खत्म। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ध्यान से समझते चलिए बात को, नहीं समझ में आए तो पूछते चलिए। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग होता है हम लोग ना कि क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं, मेटल को हीट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और कैल्सिनेशन क्या होता है? मेटल को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या किया जाता है? मेटल को हीट किया जाता है। और रोस्टिंग में क्या होता है? मेटल को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यह यूज होता है इट ओनली, याद रखना, इट ओनली यूज, ठीक है, फॉर सल्फाइड। ठीक है, यह सल्फाइड के लिए केवल यूज होता है, और यह जो है ना ओनली यूज्ड फॉर किसके लिए? कार्बोनेट के लिए। कार्बोनेट,
ठीक है। कार्बन जैसे CaCO3 को हीट करिएगा तो क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और सल्फाइड के लिए जिंक प्लस सल्फेट मिलकर के जिंक सल्फाइड बना देगा ZnSO2, तो जिंक सल्फाइड बना देगा। उसके बाद में O2 को बाहर निकाल देगा ऑक्सीजन को। समझ में आई बात। तो यह क्या होता है, जिंक सल्फाइड ZnS2, ठीक है। यहाँ पर यह लगा दो ZnS, लिखो खाली ZnS, जिंक सल्फाइड प्लस O2। यह बात याद रखना कि यह जो है ना केवल सल्फाइड के लिए यूज होते हैं और यह कार्बोनेट के लिए यूज होता है। तो यह मेटल और नॉन मेटल जो है ना आपका वह समाप्त हो गया। समझ में आई बात। तो मेटल और नॉन मेटल जो है आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो बाबू हम भी थक गए, अब स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड कल वाला क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। वीडियो अच्छा लगा, अच्छी बात है। हम अपने तरफ से प्रयास किए हैं एक शॉर्ट रिवीजन कराने का, ठीक है। अच्छा से बात को ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। हम अपना तरफ से क्या किए हैं, बेस्ट देने का प्रयास किए हैं, ठीक है। और फिर से वही बात कि जाते जाते मायूस मत होना, परीक्षा में तो नंबर आएगा ही, ठीक है। इसको कम से कम घोड़ के पी लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि शादी के कार्ड पे क्या लिखा होता है कि मेरे फूफा के शादी में जुलूल से जुलूल आइएगा। उसी तरह से हम बता रहे हैं ना कि इस क्लास को जुलूल से जुलूल देख करके जाइएगा। समझ में आई बात। कोई कहा कि फूफा बोलिए, कोई कहा कि जो बोलना है बोलिए, ठीक है। बताए तो कि एक बच्ची ने कही थी ना, ठीक है, कि हम लोग जो है ना बिना शादी के बुआ बन सकते हैं। तो हमने भी बहुत सुंदर जवाब दिया, ठीक है। हमको कहा कि तुम आप फूफा बन सकते हो, तो हम कहे कि नहीं, लेकिन हम एक बात बताए कि हम लोग बिना शादी के चाचा बन सकते हैं, क्या तुम चाची बन सकती हो, ठीक है। समझ में आई बात। तो चलिए यह सब बात नहीं करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं। और फिर से जाते जाते जिंदगी से मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। समझ में आई बात। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है तुझ में दम उसे तो पा कर दिखा। लिख दे खून से कामयाबी की कहानी और बोल किस्मत को, है तुझ में दम तो मिटा के दिखा। समझ में आई बात। तो हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करें, ठीक है। 1.5 घंटा में अपने तरफ से अधिक समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो वही बताए हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, वैसे शीशे की तलाश करें जिससे पत्थर टूट जाए। समझ में आई बात। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कार्बन एंड कंपाउंड और उसके बाद में बायोलॉजी लाइव प्रोसेस, ठीक है। चलिए।